Hello everyone, welcome back to my channel GS Universe 360। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नंबर 1 कवर किया था। आज की वीडियो में हम पार्ट नंबर 2 ऑफ ओवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन करेंगे। पार्ट नंबर 1 में हमने आर्टिकल 1 to 4 देखे थे। पार्ट नंबर 2 में आर्टिकल है आर्टिकल 5 to 11 जो कि रिलेटेड है सिटीजनशिप से, अर्थात नागरिकता से। तो आज हम आर्टिकल नंबर 5 to 11 देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 2 में आर्टिकल कहाँ से 5 से 11 तक, इसमें किसके बारे में बताया गया है? सिटीजनशिप के बारे में, अर्थात नागरिकता के बारे में। ये वाला जो पार्ट है ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इसमें आपको ये पता होना चाहिए कौन सा आर्टिकल किससे रिलेटेड है। मतलब इसमें आपको डीपली जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो पीसीएस के लिए तैयारी कर रहे हैं उसे इसका सब कुछ पता होना चाहिए, डीप में पता होना चाहिए। हम दोनों तरीके से कवर करेंगे। सीजल वाले एस्पिरेंट को सिर्फ इसके बताना ये पता होना चाहिए आर्टिकल 5 में क्या है, 6 में क्या है, सिर्फ वन लाइनर फॉर्म में पता होना चाहिए। इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज क्या है? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1955 में हुआ था, वो इम्पोर्टेंट है, वो हम सबसे लास्ट में करेंगे। वो सारा अच्छे से पता होना चाहिए आपको, ये इम्पोर्टेंट बहुत ज्यादा है। तो स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल नंबर 5 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 5 डील करता है कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था, दैट इज 26 जनवरी 1950, तो किन लोगों को भारत की नागरिकता मिलेगी और किन्हें नहीं मिलेगी। उस टाइम दो कंट्री बनी थी, इंडिया और पाकिस्तान अलग अलग हुए थे। तो इंडिया की सिटीजनशिप किन पीपल को मिलेगी, किन लोगों को मिलेगी, इस बात की जो जानकारी मिलती है वो आर्टिकल नंबर 5 से मिलती है। मतलब सिटीजनशिप ऑफ इंडिया के बारे में बताया गया है आर्टिकल नंबर 5 में। अब देखते हैं इसकी क्या क्या कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन, जो पर्सन है वो निवासी कहाँ का होना चाहिए? इंडिया का। डोमिसाइल ऑफ इंडिया, डोमिसाइल ऑफ इंडिया, ठीक है। प्लस जो पर्सन है या तो वो बोर्न हुआ हो इंडिया की टेरिटरी के अंदर और इसके पेरेंट्स बोर्न हुए हो। मतलब 26 जनवरी 1950 में उसे नागरिकता मिलेगी भारत की, वो पर्सन इंडिया का निवासी हो और उसमें क्या होना चाहिए? या तो वो पर्सन खुद बोर्न हुआ हो इंडिया में, उसका जन्म इंडिया में हो, इंडिया की टेरिटरी के अंदर हुआ हो, या उसके पेरेंट्स का जन्म इंडिया की टेरिटरी के अंदर हुआ हो, तब उसे भारत की नागरिकता मिलेगी, ठीक है। ये बोलता है आर्टिकल नंबर 5 ऑफ अवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हम देखते हैं आर्टिकल नंबर 6। आर्टिकल 6 बात करता है उन लोगों की नागरिकता को जो पाकिस्तान से इंडिया माइग्रेट हुए हैं, जो माइग्रेट हुए हैं फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया। जो पाकिस्तान से इंडिया आए हैं, जो पाकिस्तान से इंडिया माइग्रेट हुए हैं, उन लोगों को नागरिकता कैसे मिलेगी, उसका क्या क्या प्रोविजन है। तो इसमें क्या प्रोविजन है कि या तो वह पर्सन या और ऐसा आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स, मतलब या तो उसके मम्मी या उसके पापा, आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स, मतलब या तो उसके पेरेंट्स में से कोई या उसके ग्रैंड पेरेंट्स या वो खुद, किसमें हुआ हो? उसका जो जन्म हुआ हो वो इंडिया की टेरिटरी के अंदर हुआ हो, इंडिया की टेरिटरी के अंदर हुआ हो, और वो जो माइग्रेट हुआ है इंडिया में 19 जुलाई 1948 से पहले पहले माइग्रेट हुआ हो, वो के पेरेंट्स आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स, या तो इंडिया में जन्म हुआ हो उनका किसी का, और जो माइग्रेट हुआ है इंडिया में वो 19 जुलाई 1948 से पहले हुआ हो। और अगर आफ्टर 19 जुलाई 1948 है, अगर 19 जुलाई 1948 के बाद वो माइग्रेट हुआ हो तो वो रजिस्टर्ड होना चाहिए,
क्या होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए। ये है आर्टिकल नंबर 6। सिर्फ एसएससी वाले स्टूडेंट्स को ये पता होना चाहिए आर्टिकल नंबर 6 क्या बोलता है। उन पर्सन के माइग्रेशन की बात करता है जो पाकिस्तान से इंडिया माइग्रेट हुए हैं, बस इसमें आपको ये पता होना चाहिए। आगे का अगर आपको ये भी नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं है, ये मैंने सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए बता दिया। आर्टिकल नंबर 6 मेनली डील किससे करता है, वे पर्सन जो पाकिस्तान से इंडिया माइग्रेट हुए हैं। अब इसके अंदर क्या है, वो पर्सन या उसके पेरेंट्स, आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स इंडिया में बॉर्न हुए हो और वो 19 जुलाई 1948 से पहले इंडिया में माइग्रेट हो गया हो, और अगर 19 जुलाई 1948 के बाद माइग्रेट हुआ हो तो उसका नाम रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, उसके नाम का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। दैट इज आर्टिकल नंबर 6 ऑफ अवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखते हैं आर्टिकल नंबर 7। सॉरी, आर्टिकल 7 मैं वॉइस चेक कर, वॉइस आ रही है ना। आर्टिकल नंबर 7 ऑफ अवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, ये उन पर्सन की सिटीजनशिप के बारे में बात करता है जो पर्सन इंडिया से माइग्रेट हुए हैं पाकिस्तान एंड देन फिर इंडिया में ही आ गए, मतलब माइग्रेट फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान। वे पर्सन जो इंडिया से पाकिस्तान माइग्रेट हुए हैं बट उन्हें पाकिस्तान में अच्छा नहीं लगा तो वे दोबारा इंडिया में आ गए, तो उन्हें सिटीजनशिप कैसे मिलेगी, ये डील करता है आर्टिकल नंबर 7। आर्टिकल नंबर 7 माइग्रेट टू पाकिस्तान फ्रॉम इंडिया, जो इंडिया से माइग्रेट हुए कहां से, पाकिस्तान में। ठीक है, आर्टिकल नंबर 8। आर्टिकल नंबर 8 क्या कहता है, जो पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन है, पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन, उन्हें सिटीजनशिप कैसे मिलेगी, मतलब आउटसाइड इंडिया रह रहे हैं लेकिन उनका जो ओरिजिन है वो इंडिया में है। पीआईओ कौन होते हैं, जिनका ओरिजिन तो इंडिया में होता है लेकिन वे रह रहे हैं कहाँ, आउटसाइड ऑफ इंडिया, तो उन्हें सिटीजनशिप कैसे मिलेगी, उनका सिटीजनशिप का क्या प्रावधान है, आर्टिकल नंबर 8 डील करता है उससे। ठीक है, जो पीआईओ है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, जो इंडिया से बाहर रह रहे हैं, उन्हें कैसे नागरिकता मिलेगी, ये डील करता है आर्टिकल नंबर 8। अब आ जाइए आर्टिकल नंबर 9। आर्टिकल नंबर 9 में क्या होता है, यदि कोई पर्सन वॉलेंट्री मतलब अपनी इच्छा से किसी दूसरे नेशन की, किसी दूसरी कंट्री की क्या ले लेता है, सिटीजनशिप ले लेता है, तो ऑटोमेटिकली उसकी इंडियन सिटीजनशिप समाप्त हो जाएगी। यदि कोई पर्सन अपनी इच्छा से किसी दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप ले लेता है तो उसकी इंडियन सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। ये डील करता है आर्टिकल नंबर 9। यही सिटीजनशिप के बारे में एक चीज है स्टार्टिंग में बतानी, वो यही देख लीजिए। जो इंडिया में सिटीजनशिप है वो है सिंगल सिटीजनशिप। क्या है, सिंगल सिटीजनशिप। सिंगल सिटीजनशिप का क्या मतलब है कि एक टाइम पे सिर्फ आप एक जगह की सिटीजनशिप ले सकते हैं। आप इसे रिलेट कर सकते हैं नेशन वाइज भी, कि अगर आपके पास इंडिया की सिटीजनशिप है तो आप दूसरे कंट्री की सिटीजनशिप नहीं ले सकते, वरना इंडिया की सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगी। लेकिन एक्चुअली इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है सिंगल सिटीजनशिप का मतलब है अगर आप इंडिया के निवासी, अगर आप भारत में रह रहे हैं तो आपके पास सिर्फ भारत की नागरिकता है, आपके पास उस राज्य की नागरिकता नहीं है जिस राज्य में आप रह रहे हैं। जैसे कि अगर कोई पर्सन यूपी से बिलोंग करता है तो उसके पास भी इंडिया की सिटीजनशिप है, कोई बिहार से बिलोंग करता है तो उसके पास भी इंडिया की सिटीजनशिप है, कोई तमिलनाडु से बिलोंग करता है उसके पास भी इंडिया की सिटीजनशिप है। ये नहीं है कि उत्तर प्रदेश वालों के पास यूपी की अलग सिटीजनशिप है, बिहार वालों के पास अलग सिटीजनशिप है बिहार की, एंड तमिलनाडु के पास अलग सिटीजनशिप है, जैसे कि यूएसए में होता है। अमेरिका में क्या होता है, अमेरिका में डुअल सिटीजनशिप है, उनके पास जो अमेरिका के लोग हैं उनके पास अमेरिका की सिटीजनशिप तो है ही साथ वे जिस राज्य में रह रहे हैं, जैसे कैलिफोर्निया में रह रहे हैं, कोई कैलिफोर्निया में रह रहा है तो उसके पास उस जगह की भी सिटीजनशिप अलग से होगी।
कोई लॉस एंजल्स में रह रहा है, कोई कैलिफोर्निया में रह रहा है, तो उसके पास कैलिफोर्निया की सिटीजनशिप भी होगी एंड यूएसए की भी सिटीजनशिप होगी। कोई लॉस एंजल्स में रह रहा है तो उसके पास वहां की भी होगी एंड यूएसए की भी सिटीजनशिप होगी। इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया में सिर्फ एक ही सिटीजनशिप है, दैट इज ओनली भारत की। इसमें आपको स्टेट के सिटीजनशिप का कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए इंडिया की सिटीजनशिप को क्या बोलते हैं, सिंगल सिटीजनशिप। सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान हमने ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। कहाँ से लिया है, ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान। आई होप आर्टिकल नंबर 9 अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं आर्टिकल नंबर 10। आर्टिकल नंबर ऑफ 10 ऑफ अवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? आर्टिकल 10, आर्टिकल 10 क्या डील करता है? अगर आपने एक बार इंडिया की सिटीजनशिप ले ली, अगर हमारे पास इंडियन की सिटीजनशिप है तो वो हमारी कंटिन्यू करती रहेगी। मतलब ऐसा नहीं कि आज हमने सिटीजनशिप ली, 1 साल बाद हमें फिर लेनी पड़ेगी, 2 साल बाद हमें फिर लेनी पड़ेगी, नहीं। इंडिया की सिटीजनशिप हमारी कंटिन्यू करती रहेगी और इसके लिए जो लॉ बनाएगी वो क्या बनाएगी, पार्लियामेंट रेगुलेट करेगी, हमारी पार्लियामेंट रेगुलेट करेगी कि हमारी सिटीजनशिप कंटिन्यू चलती रहे। 10 का कीवर्ड आपको याद रखना है, बस कंटिन्यू। हमारी जो सिटीजनशिप है वो कंटिन्यू चलती रहेगी। एंड लास्ट आर्टिकल नंबर 11 ऑफ अवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये डील करता है कि अगर हमें सिटीजनशिप का कोई भी अमेंडमेंट एक्ट लाना है, कोई भी प्रावधान लाना है सिटीजनशिप से रिलेटेड, तो वो किसके हाथ में है, पार्लियामेंट के हाथ में है। पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप, पार्लियामेंट हमारी जो सिटीजनशिप है उसके अधिकार पार्लियामेंट डील करता है। पार्लियामेंट के ही पास ही पावर है कि पार्लियामेंट नए प्रावधान बना दे कि किस बाहर से आने वाले किन लोगों को सिटीजनशिप मिलेगी, किसकी टर्मिनेट होगी, एक्वायर करेगा, टर्मिनेट करेगा, ये सब जितने भी प्रावधान है सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास है। जो हमारा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था 1955 में, सीएसी 1955, वो पार्लियामेंट के द्वारा ही लाया गया था। ठीक है, ये आर्टिकल 5 to 11 हो गए, एक बार रिवाइज कर लेते हैं एंड देन सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 देखेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रिवाइज कर लेते हैं इन्हें। आर्टिकल नंबर 5 क्या डील करता है? आर्टिकल नंबर 5 डील करता है कि सिटीजनशिप ऑफ इंडिया कैसे मिलेगी, भारत की नागरिकता कैसे मिलेगी। 26 जनवरी 1950 जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था उस टाइम हमें सिटीजनशिप कैसे मिलेगी, ये डील करता है आर्टिकल नंबर 5। आर्टिकल नंबर 6 क्या डील करता है? अगर कोई पर्सन पाकिस्तान से इंडिया आया है, अगर कोई पर्सन पाकिस्तान से इंडिया आया है तो उसे सिटीजनशिप कैसे मिलेगी, माइग्रेट फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया। तो इसके क्या प्रोविजन थे? या तो वो पर्सन या उसके आइदर ऑफ पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स इंडिया में बॉर्न हुए हो और वे 19 जुलाई 1948 से पहले इंडिया में आए हो। अगर 19 जुलाई 1948 के बाद आए हैं इंडिया में तो उन्हें रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। आर्टिकल नंबर 7 क्या डील करता है? आर्टिकल नंबर 7 डील करता है वे पर्सन जो कि इंडिया से माइग्रेट हुए हैं पाकिस्तान में, लेकिन उन्हें पाकिस्तान में अच्छा नहीं लगा तो वे दोबारा इंडिया में आ गए। मतलब माइग्रेशन कहाँ हुआ है? माइग्रेशन फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान। लेकिन फिर किन्हीं कारणों की वजह से वे दोबारा इंडिया आ गए तो उन्हें सिटीजनशिप कैसे मिलेगी? दैट इज फ्रॉम आर्टिकल नंबर 7। आर्टिकल नंबर 8 ऑफ अवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, मतलब जो इंडिया का ओरिजिन तो है, ये पर्सन जिनका ओरिजिन इंडिया में तो है लेकिन वे आउटसाइड द इंडिया रहते हैं, लेकिन वे जॉब करते हैं भारत से बाहर, तो उन्हें भारत की नागरिकता कैसे मिलेगी? अगर उन्हें भारत की नागरिकता चाहिए तो उसके लिए क्या प्रावधान है, उन्हें भारत की नागरिकता कैसे मिलेगी, ये बताता है आर्टिकल नंबर 8। आर्टिकल नंबर 9 क्या बताता है? आर्टिकल नंबर 9 बताता है कि अगर आपने अपनी इच्छा से किसी दूसरे देश की सिटीजनशिप ले ली तो आपकी सिटीजनशिप इंडिया की टर्मिनेट कर दी जाएगी, ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। अगर आपने किसी दूसरे देश की नागरिकता ले ली तो भारत की नागरिकता ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। सिंगल सिटीजनशिप का क्या मतलब है कि आपके पास सिर्फ भारत की नागरिकता है, भारत के राज्यों की नहीं। जैसे कि यूएसए में होता है, अभी समझाया, यूएसए में जैसे अगर आप यूएसए के किसी स्टेट में रह रहे हैं, जैसे लॉस एंजल्स में रह रहे हैं, कैलिफोर्निया में रह रहे हैं, तो आपके पास कैलिफोर्निया की अलग से नागरिकता होगी और पूरे यूएसए की अलग से नागरिकता होगी, दैट इज डुअल सिटीजनशिप, दोहरी नागरिकता। लेकिन भारत में क्या है, एकल नागरिकता का प्रावधान है। अगर आप इंडिया की निवासी है तो आपको सिर्फ इंडिया की ही सिटीजनशिप चाहिए, आपको यूपी की, तमिलनाडु की, बिहार की, किसी भी राज्य की अलग से सिटीजनशिप नहीं चाहिए। आर्टिकल नंबर 10 क्या बताता है?
कि आपकी सिटीजनशिप कंटिन्यू रहेगी जब तक पार्लियामेंट उस पर कोई लॉ ना बना दे एक्स्ट्रा से, आपकी सिटीजनशिप कंटिन्यू रहेगी। एंड आर्टिकल नंबर 11 क्या कहता है, सिटीजनशिप से रिलेटेड कोई भी कानून बनाएगा तो वो कानून कौन बनाएगा, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के हाथ में होता है कोई भी कानून बनाना रिलेटेड टू सिटीजनशिप। आई होप आर्टिकल 5 to 11 हो गए होंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955। इसमें क्या बताया गया, इसके दो पार्ट हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। पहले पार्ट में बताया गया है कि किसी को भारत की नागरिकता कैसे मिलेगी, वो एक्वायर कैसे करेगा। एंड सेकंड में बताया गया है कि भारत की नागरिकता कैसे जाएगी, टर्मिनेट कैसे होगी, भारत की नागरिकता खत्म कैसे होगी। ठीक है। क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि भारत की नागरिकता लेने के कितने तरीके बताए गए हैं, 5 तरीके हैं जिनसे हम भारत की नागरिकता ले सकते हैं। और टर्मिनेट करने के कितने तरीके हैं, 3 वेज ऐसे हैं जिनसे भारत की नागरिकता समाप्त हो जाती है। तो एक्वायर के क्या तरीके हैं, फर्स्ट बाय बर्थ, जन्म से, सेकंड रजिस्ट्रेशन से, थर्ड नेचुरलाइजेशन से, फोर्थ डिसेंसी से, एंड फिफ्थ अगर भारत किसी बाहर की टेरिटरी को अंदर इनकॉर्पोरेट कर लेता है, इनकॉर्पोरेट ऑफ टेरिटरी, अगर किसी दूसरे जगह की टेरिटरी को भारत में विलय हो जाता है, भारत में मिला लेता है, तो उससे क्या नागरिकता मिलेगी भारत की। टर्मिनेशन के 3 तरीके हैं। फर्स्ट, कोई अपनी मर्जी से छोड़ दे, दैट इज रिनंशिएशन या वॉलंटरी, अगर अपनी मर्जी से कोई भारत की नागरिकता छोड़ दे। सेकंड, टर्मिनेट कर दे उसे, टर्मिनेट का मतलब आर्टिकल नंबर 9, अगर कोई दूसरे कंट्री की सिटीजनशिप ले ले तो भारत की नागरिकता उसकी ऑटोमेटिकली चली जाएगी, दैट इज बाय टर्मिनेशन। एंड थर्ड, बाय डेप्रीवेशन, मतलब गवर्नमेंट उसकी नागरिकता खत्म कर दे। गवर्नमेंट उसकी नागरिकता कैसे खत्म कर दे, उसके 3 तरीके हैं। फर्स्ट, उसने देश के साथ गद्दारी की हो, दैट इज डिसलॉयल्टी। सेकंड, वो 7 साल से इंडिया से बाहर रह रहा हो, लगातार 7 साल से इंडिया से बाहर हो। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट है, थर्ड क्या है कि अगर जैसे उसे आज नागरिकता मिली, किसी पर्सन को आज नागरिकता मिली, तो आज के लगातार आज से 5 साल के बीच में अगर उसे 2 साल की सजा हो गई तो भी उसकी नागरिकता चली जाएगी। मतलब विद इन 5 ईयर आफ्टर सिटीजनशिप लेने के 5 साल के अंदर अंदर अगर उसे 2 साल की सजा हो जाती है, जेल हो जाती है, इम्प्रिजमेंट हो जाता है, तो उसकी नागरिकता चली जाएगी। ये है टर्मिनेशन के 3 तरीके हैं और एक्वायर करने के 5 तरीके हैं। अब वो ये एक्वायर करने के जो तरीके हैं इन्हें डीपली पढ़ते हैं। देखो, फर्स्ट तरीका क्या बताया, बाय बर्थ, जन्म से किसी को नागरिकता कैसे मिलेगी। इसमें भी आपको 3 डेट याद रखनी है, 26 जन 1950 से अगर किसी का जन्म 1 जुलाई 1987 के बीच में हुआ है तो बस इसमें उस पर्सन का ही जन्म भारत में होना चाहिए, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ इट्स पेरेंट्स। पेरेंट्स से कोई वो नहीं है। 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 के बीच में अगर किसी का जन्म भारत में हुआ है तो वो भारत का नागरिक है बाय बर्थ, जन्म से। सेकंड, अगर किसी का जन्म 1 जुलाई 1987 के बाद हुआ है और 2 दिसंबर 2004 से पहले हुआ है तो उसकी क्या कंडीशन है कि उसका जन्म भी भारत में होना चाहिए, बोर्न इन इंडिया हुआ है, प्लस आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स, मतलब या तो उसके फादर या उसकी मदर, उनमें से एक का बोर्न इंडिया में होना चाहिए। 26 जन से 1950 से 1987 को सिर्फ आपका जन्म भारत में हुआ है तो आप इंडिया की सिटीजनशिप है बाई बर्थ। अगर 1987 के बाद हुआ है और 2004 से पहले पहले इनके बीच में आपका जन्म हुआ है तो क्या है, आपका जन्म भारत में हुआ है। सेकंड कंडीशन इसमें क्या लग जाती है, आइदर ऑफ योर पेरेंट्स,
आपके मम्मी या पापा में से भी एक का जन्म भारत में होना चाहिए। एंड द थर्ड कंडीशन, अगर किसी का जन्म का बर्थ 2 दिसंबर 2004 के बाद हुआ है, तो इसमें 2004 के बाद हुआ है तो आपका बोर्न इंडिया में होना चाहिए, प्लस आपके बोथ दोनों पेरेंट्स इंडिया में बोर्न होने चाहिए, आपके दोनों पेरेंट्स इंडिया की सिटीजनशिप होनी चाहिए, आपके दोनों पेरेंट्स के पास इंडिया की सिटीजनशिप होनी चाहिए, आपके फादर के पास भी मदर के पास भी। इस वाले केस में सिर्फ या तो फादर के पास हो या मदर के पास हो, लेकिन इस वाले केस में आपको फादर और मदर दोनों की सिटीजनशिप चाहिए। और इसमें एक कंडीशन हो रहा है, अगर आपका जन्म भारत में हुआ है 2004 के बाद, आपका एक पेरेंट की सिटीजनशिप इंडिया की है, लेकिन जो आपका सेकंड सिटीजनशिप है, सेकंड पेरेंट है, वो इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए, लीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए। तो बाई बर्थ की ये कंडीशन है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अगर आपका बोर्न 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 के बीच में हुआ है, तो आपका सिर्फ इंडिया में बोर्न होना मायने रखता है, आपके पेरेंट्स का कोई वो नहीं है, इसमें रोल नहीं है, तो आपको सिटीजनशिप बाय बर्थ मिल जाएगी। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, अगर 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच में होता है, तो आपको इंडिया में बोर्न होना चाहिए, प्लस आपकी आइदर ऑफ पेरेंट्स, मतलब या तो फादर या मदर, एक का जन्म भारत में होना चाहिए। एंड थर्ड कंडीशन है 2 दिसंबर 2004 से बाद अगर आपका जन्म भारत में होता है, तो आपके दोनों पेरेंट्स मतलब फादर और मदर दोनों के पास इंडिया की सिटीजनशिप होनी चाहिए। अगर एक के पास सिटीजनशिप है तो दूसरा इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए, इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए। ये कंडीशन है बाई बर्थ। नेक्स्ट देखते हैं बाई रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन से कैसे मिलेगी, अगर कोई पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, PIO, मतलब जिसका ओरिजिन तो इंडिया में है लेकिन वो बाहर बाहर रहता है, तो उसे 7 साल इंडिया में रहना पड़ेगा, 7 ईयर। अगर रजिस्ट्रेशन से चाहिए तो रजिस्ट्रेशन के लिए बस आपको 7 वर्ड याद रखना है। अगर रजिस्ट्रेशन से चाहिए तो 7 ईयर भारत में रहना पड़ेगा। दूसरा, अगर आप किसी इंडियन से शादी कर लेते हैं तो आपको इंडिया की सिटीजनशिप कब मिलेगी, जब वो 7 साल से भारत में हो, 7 ईयर से भारत में हो। ठीक है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन प्लस 7 ईयर रेजिस्टेंस इन इंडिया, भारत में 7 साल से रह रहे हो। एंड द सेकंड थिंग इज, अगर आप किसी इंडियन से शादी कर लेते हो, मैरिड टू एन इंडियन, तो आप 7 ईयर इंडिया में रह चुका हो वह व्यक्ति। ठीक है, इसमें और आती है कि माइनर चिल्ड्रन, अगर किसी PIO का मतलब पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का माइनर चिल्ड्रन हुआ, माइनर चिल्ड्रन का मतलब जिसकी एज 18 से कम है, उसे भी इंडिया की सिटीजनशिप मिल जाएगी बाय रजिस्ट्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, ये हमने पढ़ा किससे, रजिस्ट्रेशन से। अब हम करेंगे नेचुरलाइजेशन से। रजिस्ट्रेशन में हमें क्या वर्ड याद रखना है, 7 ईयर। जो 7 ईयर से भारत में रह रहा है उसे रजिस्ट्रेशन के द्वारा क्या मिल जाएगी, भारत की नागरिकता मिल जाएगी। नेक्स्ट इज फ्रॉम नेचुरलाइजेशन। नेचुरलाइजेशन के लिए जरूरी है कि आप 12 साल से भारत में रह रहे हो, रेजिस्टेंट फॉर 12 साल आपके भारत में हो, तब आपको नेचुरलाइजेशन से मिलेगी। लेकिन इसकी भी क्या कंडीशन है कि 12 साल ऐसे नहीं कि आप लगातार रहो, इसका जरूरी नहीं है। इसमें हम बांट सकते हैं 15 साल में हमको रहना है, 14 ईयर और 15th ईयर, मतलब लास्ट का 1 साल तो आपको कम्प्लीटली रहना है, 1 साल तो आप नहीं रह सकते हो, प्लस 11 साल आप ऐसे रह सकते हो, मतलब आपको टोटल 15 सालों में 12 साल इंडिया में रहने ही है। लेकिन जो आपका 15th ईयर है उसमें आपको 1 साल रहना है, और जो 14 साल बच गए, 14 साल में से कोई भी 11 साल आप इंडिया में रह सकते हो, आप बीच में बाहर भी जा सकते हो। तो टोटल 12 ईयर्स का रेजिस्टेंस भारत में होना चाहिए बाई नेचुरलाइजेशन लेने के लिए। ठीक है, और इसमें वो भी आ जाता है, अगर किसी का कैरेक्टर अच्छा हो, गुड बिहेवियर हो, तो भी उसे इंडिया की सिटीजनशिप मिल जाती है। अगर किसी को 8th शेड्यूल 8वीं अनुसूची क्या है, 8वीं अनुसूची में हमारी लैंग्वेज के बारे में बताया गया है, 22 लैंग्वेज है, हम पढ़ेंगे जब अनुसूची पढ़ेंगे। अगर किसी भी पर्सन को इन 22 लैंग्वेज में एक लैंग्वेज की पूरी नॉलेज है, कंप्लीट नॉलेज है, तो वो भी भारत का
नागरिकता ले सकता है बाय नेचुरलाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट बाय डिसेंसी। बाय डिसेंसी क्या है? इसके भी 3 केस हैं, 1950 से 1900। अगर डिसेंसी में क्या होगा, अगर आपका जन्म कहाँ हुआ हो आउटसाइड ऑफ इंडिया, अगर आप भारत से बाहर जन्मे हो लेकिन आपके फादर इंडिया के सिटीजन है, इंपॉर्टेंट है इसमें आइदर नहीं है कि मम्मी पापा में कोई भी चल जाएगी, नहीं, इसमें फादर फादर इंडिया के सिटीजन है तो आपको सिटीजन मिल जाएगी बाय डिसेंसी। ये कंडीशन थी 1950 से 1992 की। नेक्स्ट कंडीशन आई 1992 से 2004 के टाइम पे। इसमें है कि अगर आपका बोर्न आउटसाइड इंडिया हो, आप भारत से बाहर जन्मे हो, इसमें है कि आपके आइदर पेरेंट्स हो जाएंगे, मतलब या तो फादर या मदर, आप कोई भी इंडिया का सिटीजन है तो आपको भी नागरिकता मिल जाएगी बाय डिसेंसी। एंड आज के टाइम पे क्या चलेगी, आफ्टर 2004 अगर किसी का जन्म 2004 के बाद हुआ है, भारत के बाहर हुआ है, तो उसकी कंडीशन क्या है कि आपके एक पेरेंट आइदर, ये कंडीशन सेम है, आइदर ऑफ योर पेरेंट या तो फादर या मदर एक के पास भारत की सिटीजनशिप होनी चाहिए, प्लस आपके बोर्न के टाइम 1 साल के अंदर अंदर फर्स्ट ईयर में ही आपका रजिस्ट्रेशन करा देना चाहिए। आपका जो बर्थ है, मतलब आपका जन्म का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, आपका बर्थ रजिस्टर्ड होना चाहिए इंडियन कंसल्टेट में। ठीक है, 1 ईयर ऑफ बर्थ, ये है डिसेंसिटी। एंड लास्ट थी इनकॉर्पोरेट ऑफ टेरिटरी। इसमें है कि अगर कोई हम टेरिटरी एक्वायर कर लेते हैं, जैसे कि हमने सिक्किम की थी, हमने सिक्किम को भारत में मिलाया था, सिक्किम का भारत में विलय किया था, अगर तो जो सिक्किम के साइड वहाँ लोग रह रहे होंगे उन्हें भारत की नागरिकता क्या मिलेगी, उनका क्या प्रावधान है, उनका है कि पार्लियामेंट डिसाइड करेगी इनमें नागरिकता देने का या किसे नहीं देने का। अगर भारत से हम किसी टेरिटरी को भारत में मिला लेते हैं तो वहाँ के लोगों को सिटीजनशिप मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये डिसाइड करेगी पार्लियामेंट। ये तरीके हो गए एक्वायर करने के। और टर्मिनेशन के मैंने आपको बता दिए थे, कोई अपनी मर्जी से छोड़ दे। सेकंड तरीका, अगर हम किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेंगे तो हमारी इंडिया की नागरिकता अपने आप चली जाएगी। एंड थर्ड, गवर्नमेंट हमारी नागरिकता समाप्त कर दे। उसके भी 3 कंडीशन थे, अगर हमारी डिसलॉयल्टी हो, देश के प्रति हम गद्दार हो, सेकंड 5 आपको सिटीजनशिप मिली, सिटीजनशिप मिलने के 5 साल के अंदर अंदर अगर आप 2 साल जेल में चले गए तो आपको आपकी सिटीजनशिप चली जाएगी। एंड द थर्ड वे इज, अगर आप 7 साल से लगातार भारत से बाहर रह रहे हैं तो आपकी सिटीजनशिप चली जाएगी। 3 कंडीशन है सिटीजनशिप जाने का और 5 कंडीशन है सिटीजनशिप आने का। मैं लास्ट चीज और देख लेते हैं, चैप्टर कंप्लीट है आपका। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो 2019 में आया था, जिसका बहुत प्रोटेस्ट भी हुआ है, वो क्या है, वो है नेचुरलाइजेशन से जो हमने पढ़ी, नेचुरलाइजेशन में क्या पढ़ी कि 12 साल इंडिया में रहना चाहिए। उसमें क्या कंडीशन आई, अगर कोई पर्सन पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश इन 3 कंट्री से इंडिया में आ रहा है, अब उन पर्सन में भी कौन कौन 6 रिलीजन के लोग हैं, हिंदू, सिख, बुद्ध, बुद्धिज्म वाले, बुद्धिज्म कम्युनिटी, जैनिज्म एंड पारसी एंड क्रिश्चियन, अगर इन 6 रिलीजन के लोग इंडिया में आ रहे हैं तो उन्हें सिटीजनशिप मिलेगी। कैसे मिलेगी, उन्हें 12 साल इंडिया में रहने की जरूरत नहीं है, वो 6 साल इंडिया में रह सकते हैं, 6 साल इंडिया में रह सकते हैं, ओनली 6 ईयर। 6 ईयर का वही प्रावधान है, लास्ट के 1 साल तो आपको पूरा रहना है और स्टार्टिंग के साल बचे थे 14 साल में से आप कोई भी 6 साल इंडिया में रह सकते हैं। ठीक है, तो आपको टोटल 6 रहने हैं, 5+1 करके, लास्ट ईयर आपको पूरा रहना है और शुरू के 14 साल में से आप कोई भी 5 साल भारत में रह लीजिए। अब इसमें प्रोटेस्ट क्यों हुआ था, क्योंकि उसमें मुस्लिम इंक्लूड नहीं किए थे। जो 6 रिलीजन है, हिंदू, सिख, बुद्धिज्म, जैनिज्म, पारसी और क्रिश्चियंस, ये 6 रिलीजन के लोग थे, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए हुए। इनके लिए क्या करा, नेचुरलाइजेशन के प्रोसेस में चेंज करा, सिर्फ 6 ईयर इन्हें भारत में रहने की जरूरत है
और इन्हें बाय नेचुरलाइजेशन इंडिया की सिटीजनशिप मिल जाएगी। आई होप आपको वीडियो क्लियर हो गई होगी बिल्कुल अच्छे से। आज हमने आर्टिकल नंबर 5 से आर्टिकल नंबर 11 तक किया, जो कि हमारा था पार्ट नंबर 2 सिटीजनशिप अर्थात नागरिकता। ये कंप्लीट हो गया। इसमें हमने सारे प्रोविजन एक्ट वगैरह सब पढ़ लिया। इसके नोट्स के लिए आगे मैंने आपको हिंदी और इंग्लिश में दोनों में स्लाइड्स लगाई है, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक के लिए संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। पाकिस्तान से भारत को मतलब माइग्रेंट्स फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया, जो माइग्रेंट्स पाकिस्तान से इंडिया में आए ये वही है जो मैंने आपको बताया था। जो बच्चे एसएससी रेलवे वगैरह की तैयारी कर रहा है उसे सिर्फ इसमें पता होना चाहिए, सब कुछ थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसे सिर्फ ये पता होना चाहिए 5 में क्या है, 6 में क्या है, 7 में क्या है, बस एक एक लाइन पता होनी चाहिए। 7 में क्या है, वे पर्सन जो इंडिया से माइग्रेट हुए हैं पाकिस्तान एंड देन फिर पाकिस्तान से इंडिया है, उन्हें नागरिकता कैसे मिली। 8 में क्या है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, भारत के बाहर रहने वाले व्यक्ति, भारत उद्गम के व्यक्ति, भारत उद्भव के व्यक्ति, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के लिए। 9 में क्या है, अगर आप किसी दूसरे देश की सिटीजनशिप ले लेते हैं तो आपकी भारत की नागरिकता जरूर चली जाएगी। और 10th में क्या है, भारत की नागरिकता के अधिकार का बना रहना, कंटिन्यू रहना। एंड 11 संसद इसके लिए प्रावधान बनाएगी, संसद ही सिटीजनशिप के लिए, सिटीजनशिप के जो अधिकार है उसके लिए जो कानून बनाएगी वो पार्लियामेंट बनाएगी। ये हमारे हिंदी के हो गए एंड ये इंग्लिश की स्लाइड है। आर्टिकल नंबर 5, आर्टिकल नंबर 6, 7, 9, 8, 9 एंड 10। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपको पता होने चाहिए 9, 10, 11। लास्ट के तीनों आर्टिकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एसएससी में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। 9, 10 एंड 11 ये तीनों तो आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। वैसे सारे ही आर्टिकल्स आपको याद होने चाहिए लेकिन इन 3 पे सबसे ज्यादा फोकस होना चाहिए। ठीक है, तो I hope you like this video. Thank you. Please like, share and subscribe.